गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी प्रैक्टिस सेट की और जो एडिटोरिया के द्वारा दिया गया है और इसका 9वां सेट आज देखेंगे। इसके पहले हमने 8वें सेट को देखा था। तो आइए शुरू करते हैं। और इसका पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था। और इसका सही जवाब है कि ये 5वीं-6ठी शताब्दी में इसका उदय हुआ था। इसका इस तरह से ऑप्शन पहला सही है। और दूसरा है कि शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे। सही जवाब है इसका वल्लभाचार्य जो है कि इसके संस्थापक थे। और इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है। और तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। इसका सही जवाब है कि 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो कानून उस समय पास किया गया था, जिसको पूरे देश में काला कानून कह करके उसका विरोध किया गया था। और चौथा प्रश्न है कि हमारे मस्तक भगत सिंह की देशभक्ति, साहस, भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाते हैं। भगत सिंह के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसने कहा था। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने कहा था, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था। इसका सही जवाब है अश्विनी कुमार दत्त। और क्रांतिकारी थे ये, और क्रांतिकारी अश्विनी कुमार दत्त ने ये बात कही थी और उसका मजाक उड़ाया था। इस तरह से लॉर्ड डॉफ्रिन ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यकों, कुलीन वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये इसका सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा जो है कि किस में नहीं थी। तो इसका सही जवाब है कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा पंजाब में नहीं थी, यानी कि पंजाब में नहीं थी। उड़ीसा, बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त की सुविधा जो है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटका जैसे देश के भागों में जो है कि अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा थी, जबकि पंजाब में नहीं थी। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही जवाब है कि कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। देखिए, महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है ना। और इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था। इसमें पता है कि किस में भाग नहीं लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और इसमें कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि किस में भाग नहीं लिया था। तो उन्होंने प्रथम में भी भाग नहीं लिया था और तृतीय में भी भाग नहीं लिया था। इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न होगा कि क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कांग्रेस की क्या आपत्तियां थी, बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, क्रिप्स मिशन में था कि डोमिनियन स्टेट प्रांतों को संघ से पृथकता का अधिकार होना चाहिए और गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है कि उपरोक्त में से एक से अधिक इसमें से सही होगा। देखिए, इसमें अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। इसका सही जवाब है कि डोमिंगो पायस इसका आंसर होगा और इसमें इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये जो है कि मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह कौन था। तो इसका सही जवाब है, इसमें सही जवाब है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है कि अपनी आत्मकथा को लिखी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें सूची 1 से सूची 1 का 2 का मिलान करना है, जिसमें कुछ लेखकों के नाम हैं और एक तरफ उसके द्वारा लिखे गए पुस्तकों के नाम हैं। तो कौटिल्य जो है कि इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की है। जयदेव से गीत गोविंद का संबंध है और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की है। तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें ऑप्शन इसका सी सही है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है।
और नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है कि पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर पेशवा। और अगला प्रश्न है कि देवपाड़ा अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? देवपाड़ा का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि विजय सेन। इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? इसमें सही जवाब है कि इसमें छठे जो है कि शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? इसको 1920 में प्रकाशित की गई थी। और 17वां क्वेश्चन है कि यूनानी शासक मिनांडर को पराजित निम्न में से किसने किया था? इसका सही जवाब है कि पुष्यमित्र शुंग ने किया था, यानी कि सही इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1906 में निम्नलिखित में से किस रियासत ने अपने पूरे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब है कि बड़ौदा ने किया था, यानी कि बड़ौदा रियासत में ऐसा किया गया था। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो का आंदोलन भी कहा जाता है? ये व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि गांधार कला शैली एक सांझी कला का उदाहरण है। ये जो है कि भारतीय तथा यूनानी कला का सांझी उदाहरण है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये पल्लव की राजधानी थी। इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला है कि शूद्रों को अछूत माना जाता था और सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। इसमें राइट आंसर है कि इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसमें का सही है, यानी कि केवल 2 और 3 ही इसका सही है। शूद्रों को अछूत माना जाता था, ये सही नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दारा सिकोह के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। और इसमें दिया हुआ है कि उसने गीता का फारसी में अनुवाद कराया था और उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी। तो ये दोनों ही कथन जो है कि सही हैं। और इस तरीके से इसका सही जवाब है कि कथन ए और 1 और 2 दोनों ही सही हैं। और अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो तीसरा युद्ध जो है कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध का नेतृत्व जो है कि पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई जो है कि सदाशिव राव और पेशवा का पुत्र विश्वास राव के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरुविपुरम आंदोलन, एझावा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये केरला में हुआ था, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बनाया गया था? भारत में एक सचिव का पद भी बनाया गया था, जो कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था। इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और अगला प्रश्न है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मोडी लिपि का जो प्रयोग है वो मराठों के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन इसमें ये सही है। और अगला प्रश्न है कि 1776 में बंगाल में हुए फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व जो किया था, तो इसमें देखिए, इसमें फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व जो है कि घुमक्कड़ मुस्लिम फ़कीरों के द्वारा शुरू किया गया था। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है कि मजनू शाह और चिराग अली शाह के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका सही जवाब है उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? सही जवाब है 1923 और काकीनाडा में इसका किया गया था, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय के संदर्भ में द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें है बी। 31वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो है कि अनुच्छेद 110 में उसका जिक्र किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये बात सही है।
और दूसरा है कि सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। इसमें दोनों ही कथन जो है कि सही हैं, यानी कि एक से अधिक, इसमें एक और दो दोनों ही इसका कथन सही है। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सही कथन की पहचान कीजिए। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किए जाने पर इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रस्तावना सरकार की शासन संचालन की दिशा को इंगित करती है या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है कि उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है, क्योंकि इसमें जो कथन दिए गए हैं वो सभी कथन सही हैं, यानी कि इसमें एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का क्या है? फेडरेशन है, ग्रुप है, कन्फेडरेशन है या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें देखिए इसका सही जवाब है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि देखिए भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है, जबकि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 में इस संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा भी की गई है। तो इस तरीके से इसमें यूनियन नहीं लिखा हुआ है, इस तरीके से इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें डी सही है। निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है? तो सही जवाब है इसमें, देखिए इसमें सभी आधारों पर जो है, जो ऑप्शन में इसमें दिया गया है, तो इन सभी आधारों पर राज्य में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देने का अधिकार है, यानी कि इसका सही जवाब है कि ऑप्शन एक से अधिक इसमें सही जवाब है, यानी कि लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या न्यायालय की अवमानना, ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही दिए गए हैं। तीनों के आधार पर यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। अस्पृश्यता का निवारण जो है दिया गया है, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग, उपाधियों का अंत और ये प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षक और संवर्धन। अब बताना है कि इसमें से कौन सा मूल कर्तव्य है, इसमें से मूल कर्तव्य कौन है। इसमें देखिए इसमें महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग होना चाहिए और प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा और संवर्धन करना चाहिए। दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि 2 और 4 इसमें कथन सही हैं और ये मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो राष्ट्रपति को इसमें जो है कि देखिए संसद का स्थगन करने का अधिकार जो है कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों पर विचार करना है। कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में हुआ है, या कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कैबिनेट सचिवालय की अगर बात करें तो कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में ये सभी जो कथन है वो सही हैं और इस तरीके से इसमें एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो राम राज्य के बारे में जो है कि वो महात्मा गांधी ने ही कहा था, यानी कि महात्मा गांधी जो पंचायतें, जो ग्राम पंचायत हैं, वो राम राज्य के सिद्धांत पर महात्मा गांधी ने ही जो है कि उसको लाने का प्रयास किया था। और गांधी जो है कि गांधी जी ग्राम स्वराज और ग्रामीण जो है कि उन्नयन के समर्थक थे, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ये सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता है। और इसमें देखिए इसमें कह रहा है कि देखिए संसद के सदस्यों के व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए उस रूप में, तो इसमें से जो भी कथन दिए गए हैं तो ये तीनों ही कथन सही हैं, यानी कि इसमें सभी जो है कि सही होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है
कि राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए राज्यपाल के विषय में दिया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो कोई भी कथन इसमें असत्य नहीं दिया हुआ है, यानी कि सभी कथन जो है कि सत्य ही हैं, यानी कि इसका जवाब इसमें से होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसमें से सत्य कथन दिया गया है तो वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ये सही है, और वह राष्ट्रपति के इच्छानुसार पद पर रहता है, ये भी सही है, और सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो किसी राज्यपाल के संदर्भ में ये तीनों ही बातें सही हैं, यानी कि इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें असत्य कथन को पहचानना था जबकि सभी कथन सत्य दिए गए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें दे रहा है कि इसमें कौन सा कथन असत्य हैं। तो इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1949 को हुई थी और वर्तमान इमारत में सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1998 में हस्तांतरित किया गया था। इसमें से कौन सा कथन असत्य हैं, सॉरी देखिए इसमें हम लोग, तो इसमें जो है कि केवल पहला जो कथन है वो जो है कि सिर्फ असत्य हैं, यानी कि क्योंकि 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जबकि इसमें 49 दे रहा है। इस तरीके से असत्य कथन जो है कि सिर्फ जो है कि एक ही पहला सिर्फ कथन जो है कि असत्य है, बाकी सब सही हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही जवाब इसका है, इसका अध्यक्ष अथवा सदस्य को राज्यपाल कदाचार के आधार पर पद मुक्त कर सकता है, और इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन बी होगा, यानी कि इसका अध्यक्ष अथवा सदस्य को राज्यपाल कदाचार के आधार पर पद मुक्त कर सकते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन इसमें बी सही है, यानी कि बी सही नहीं है, बाकी सभी जो है कि वो सही है। इसमें सिर्फ बी जो है कि कथन गलत है, बाकी पहला और इसमें दूसरा ए और सी कथन दोनों ही सही हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्टता नहीं है। ऑप्शन इसमें आपके सामने दिया है और इसका सही जवाब है कि स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये उसकी एक विशिष्टता नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है, मतलब पद पर रहने की अवधि क्या है। तो इसका सही जवाब है कि 6 या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाएगा उस वहाँ तक वो रह सकते हैं, जिसका ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है। तो संसाधन संरक्षण के लिए, चूँकि संसाधन एक भौतिक सामग्री होता है और जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, तो इसलिए संसाधन जो है कि प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही हो सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें से है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए और संसाधन मानव के मध्य संतुलित स्थापित करना है और संसाधनों को विकास करना, यानी कि एक से अधिक इसमें कथन सही हैं और आवश्यक भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि किस कथन से की जा सकती है। इसका सही जवाब है कि महाद्वीपीय विस्थापन का प्रतिपादन 1912 में किया गया था और अल्फ्रेड वेगनर ने इसका जो है कि प्रतिपादन किया था। और इस तरीके से सभी जो कथन हैं इसमें, वो सभी कथन जो है कि महाद्वीपीय विस्थापन के इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, यानी कि इसका इसमें ऑप्शन सही है, एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन रात का समय बराबर नहीं होने का कारण क्या है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होना ये इसका कारण है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है। तो समुद्री वर्षावन जो है कि प्रवाल भीति को कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए सही है। दूसरा है कि पूर्णा, यानी कि पूर्णा किसकी सहायक नदी है। तो पूर्णा जो है कि वो ताप्ती की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य के भाग को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं उष्णकटिबंध कहा जाता है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी होगा, उष्णकटिबंध। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, उस तरीके से 21 मार्च को विश्व वन दिवस भी मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। इसमें तीनों सही हैं, सिर्फ ये
डी जो दिया हुआ है कि 20 मई से, क्योंकि विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है, जबकि इसमें 20 मई दिया है जो कि गलत है और यही सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन इसमें डी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सही है। चक्रवात के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें दिया है कि केंद्र में दाब उच्च होता है और उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा जो है कि दक्षिणावर्त और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती हैं, यानी कि इसका इसमें ऑप्शन सी सही है, डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी सत्य कथन नहीं है, यानी कि इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन डी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है। एक समस्या है असंगठित क्षेत्र, इसका एक सही जवाब होगा। और भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली हैं। भारत में जो हरित क्रांति आई थी उसकी जन्मस्थली किसे कहा जाता है, तो पंतनगर को कहा जाता है, इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किया गया था। तो इसे जो है कि 2008 में शुरू किया गया था, इसका मतलब इसके ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। ये सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम इसमें शुरू किया गया था। तो इसमें जो है कि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्ति पर देनी चाहिए व्यक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब है कि इसमें यह विचार जो है कि अर्थशास्त्री जो है कि जो अमर्त्य सेन थे उनके द्वारा व्यक्त किया गया था, जबकि ऑप्शन में अमर्त्य सेन का नाम नहीं दिया गया है। इस तरीके से इसका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत यानी कि कब किया गया था। तो सितंबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, मेक इन इंडिया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। और अगला प्रश्न है कि इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये जो है कि एसपी गुप्ता समिति के द्वारा किया गया था। योजना आयोग ने जून 2000 में इंडियन विजन 2020 पर एक समिति का गठन किया था। इसका सही जवाब इसमें से है एसपी गुप्ता समिति, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध जो है कि मत्स्य उत्पादन से हैं, यानी कि मछली उत्पादन से हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना है होने का अनुमान लगाया गया है। ये है 2.98% जो है, इसका सही आंसर होगा। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई है। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितने राशि के थे। तो इसका सही जवाब है कि 562 अरब डॉलर का जो है कि वो कुल विदेशी मुद्रा कोष में राशि थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन की स्थिर कीमत पर वृद्धि कितनी रही है। इसका सही जवाब है कि 11% रही है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट का सही प्रयोग भी करना है। इसमें देखिए ये साइंस के प्रश्न है कि राइबोसोम की खोज दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रिका, कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन, और एक तरफ उसके नाम दिए गए हैं। तो आइए इसे देखते हैं। इसमें इसका सही जवाब है कि माइटोकॉन्ड्रिया, अगर देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कि अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसका नाम जो है कि बायोब्लास्ट भी रखा गया था। दूसरा है कि इसमें कह रहा है कि इसका सही उत्तर इसमें पहचान करना है, इसमें सही उत्तर कौन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कि वो
ऑल्टमैन के द्वारा की गई थी, यानी कि इसमें ऑप्शन इसमें ए का जो है कि वो चौथा से सही है, मैंने बी का जो है ये बी जो है कि चौथा से मिलेगा। दूसरा है केंद्रिका की खोज जो है कि फेलिक्स फोंटाना ने किया था, यानी केंद्रिका जो है इसका ऑप्शन इसमें ए सही है, यानी कि पहला, यानी कि सी का एक हो रहा है। इस तरीके से राइबोसोम की खोज जो किया था, राइबोसोम का खोज इसमें जो है, तो अभी फ़िलहाल अगर हम दो ही अगर जानते हैं तो दो ही के आधार पर इसका आंसर निकाल सकते हैं। देख लीजिए, सी का पहला से मिल रहा है और डी जो है और बी चौथा से मिल रहा है, तो आप इसमें ऑप्शन देख लीजिए बी का चौथा होना चाहिए। तो बी का चौथा जो है कि ये सिर्फ इसमें सी में है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी, इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न युग्म पर विचार कीजिए। खसरा रोग जो है इसमें कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ जो है कि वायरस दिए गए हैं। इसमें बताना है कि इसमें कितने युग्म सुमेलित हैं, तो इसमें सिर्फ जो है कि केवल एक ही युग्म सुमेलित हैं, यानी कि जो पहला है केवल एक युग्म सुमेलित हैं, यानी कि खसरा रोग वाला इसमें सही है, केवल एक युग्म सही है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। कितने इसमें सही हैं, इसमें बता रहा है कि इसमें सिर्फ जो है कि एक ही जो है कि इसमें युग्म सही दिया गया है। इसमें खसरा रोग जो है कि वो पैरामिक्सो वायरस से होता है, ये सही है। और देखिए इसमें जो पीट ज्वर जो है, वो पीट ज्वर जो होता है वो ये अरबो वायरस के द्वारा होता है, जबकि हार्पी रोग से मिला दिया है, यानी कि ये इसका ये गलत मिलाया हुआ है और ये भी गलत मिलाया हुआ है। इस तरीके से सही ऑप्शन इसमें देखते हैं केवल एक है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस शैवाल का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में होता है। इसका सही जवाब है कि अम्बलिकस जो है कि इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट है कि सत्य फल के निर्माण में भाग लेता है, तो सत्य फल के निर्माण में जो है जो भाग लेता है, यानी कि अंडाशय भाग लेता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, पौधे की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल द्वारा होती है, और संघ कार्डेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है कि असत्य है, तो इसमें ऑप्शन इसका बी सही जवाब है, यानी कि असत्य कथन यही है, यानी कि पहला और इसमें जो ए और सी जो है वो सही कथन है, जबकि बी जो है कि वो गलत है, यानी कि असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त इसका सही जवाब होगा। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कोहनी एवं घुटने की संधि निम्न में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है इसमें कि हिंज संधि का उदाहरण है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्नाशय किस ग्रंथि का उदाहरण है। अग्नाशय जो है वो मिश्रित जो है कि ग्रंथि का उदाहरण है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी है। और ऐसे रोग जो लंबे समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। इसमें जो है कि चिरकालिक रोग कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है, चिरकालिक रोग। और अगला प्रश्न है कि फ्लोएम ऊतक में खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है। फ्लोएम जो है, फ्लोएम ऊतक से जाइलम और फ्लोएम जो है कि दो इसमें ऊतक पाए जाते हैं। इसका होता है कि ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, यानी कि इसमें सही जवाब इसका ऑप्शन इसमें सी है। यानी कि फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का संचरण जो है वो पौधे के ऊपर और नीचे दोनों ही मतलब दिशाओं में करता है, यानी कि नीचे ऊपर दोनों जो है कि खाद्य पदार्थों का संचरण होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न किस श्रेणी का उत्तोलक यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो होता है वो हमेशा एक से अधिक होता है। तो इसका सही जवाब है कि द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है इसका लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। इसमें देखिएगा चालक की लंबाई पर, चालक के प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक में तापक्रम पर और उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसका सही जवाब है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो दिए गए सभी जो है कि कथनों पर निर्भर करता है, यानी कि इसका सही इसमें सभी कथन सही हैं, यानी कि इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और नेक्स्ट प्रश्न है कि रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर
आधारित है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होता है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि बायल्स तथा चार्ल्स दोनों नियमों में समान रूप से क्या स्थिर रहता है, तापक्रम, दबाव या फिर? इसमें सही जवाब है कि गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो है कि वो हमेशा निश्चित रहता है, स्थिर रहता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सी। और अगला प्रश्न यह है कि यदि एक वस्तु का ताप सेंटीग्रेड स्केल में 40 डिग्री नोट किया जाता है तो उसी वस्तु का ताप फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो ये 40 डिग्री ही इसका आंसर होना चाहिए। इसका सही जवाब इसमें दिया है कि 40 डिग्री जो है कि इसका सेल्सियस पैमाने पर है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसका कितना जो है कि वो उसका स्केल कितना होगा। तो इसमें जो हम फार्मूला लगा सकते हैं कि जो CY5 है और F-32 और बटा ये 9 जो होता है, इस आधार पे हम इसको जब हल करेंगे इस तरीके से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से आज के लिए ये इतना ही 80 प्रश्न जो है कि इस सेट में है, और अगली जो वीडियो है उसमें बाकी के जो प्रश्नों को उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। चूँकि हमने पहले बार भी बताया है कई बार कि क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने से वीडियो अपलोड करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस सेट में अभी 80 प्रश्न हैं और बाकी के जो 70 प्रश्न होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे।